और नीचे। अंडजनन oogenesis। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, अंडजनन यानी oogenesis। जैसे इसके पहले पढ़े थे हम लोग शुक्रजनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया गया था कि मेल टेस्टिस से गैमीट का निर्माण क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और वो हम लोग पूरा देखे थे कि चार स्पर्म यानी किस सेल से बन रहा है, टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण कैसे हुआ था, किस हार्मोन्स की वजह से हुआ था, किस एज में हुआ था, वो सारा हम लोग जाने थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अंडजनन यानी oogenesis। oogenesis का मतलब होता है कि एक मैच्योर फीमेल में एग का यानी ओवम का निर्माण कैसे होता है। यानी हम लोग जब युग्मक जनन पढ़ रहे थे तो ये पढ़े थे कि मानव में या किसी भी जीव में गैमीट्स बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस। और ह्यूमन के केस में पढ़े थे कि गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार के होता है, क्या क्या, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, ये मेल में होता है यानी मेल में स्पर्म का बनना कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जो प्रक्रिया शुरू करेंगे वो पढ़ना है oogenesis यानी फीमेल में ओवम का निर्माण, फीमेल के ओवरी में ओवम का निर्माण क्या कहलाता है, यानी ओवम का निर्माण कहलाता है oogenesis। और ओवम को हम गैमेट्स भी बोल सकते हैं, यानी फीमेल के ओवरी में गैमेट्स का निर्माण कहलाता है oogenesis। oogenesis की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया से पूरी तरह से क्या होती है, अलग होती है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया ये मेल के किशोरावस्था में शुरू होती है। लेकिन जो oogenesis की प्रक्रिया होती है जब वो फीमेल अपने माँ के गर्भ में पल रही होती है यानी वो भ्रूणावस्था में होती है, उस समय प्रक्रिया शुरू हो जाती है किसका, oogenesis। और oogenesis प्रक्रिया में बहुत मिलियनों में यानी करोड़ों में फॉलिकल्स बनने लगते हैं, सेल्स बनने लगते हैं, जिसको बोलते हैं oogonia। यानी जब वो बच्ची अपने माँ के गर्भ में पल रही होती है, देख लो कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से ये शुरू हो रहा है ओवम बनने की प्रक्रिया। जब वो बच्ची अपने माँ के गर्भ में पलती है उसी समय पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, यानी उस समय oogonia सेल का निर्माण हो जाता है, फॉलिकल्स का निर्माण हो जाता है, कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और जब वो बच्ची जन्म लेती है तो जन्म लेने के बाद किसी सेल का निर्माण नहीं होता, ऐसे कोई भी सेल का निर्माण नहीं होता, केवल उसका डेवलपमेंट होता है। अब देखो ये प्रक्रिया कैसे चलती है, किस तरह का ये प्रक्रिया यानी अंडजनन oogenesis की प्रक्रिया कैसे होती है। तो oogenesis की परिभाषा समझ में आ गया कि फीमेल के अंदर गैमेट्स बनने की प्रक्रिया कहलाता है oogenesis। अब देखो हम ओवरी की संरचना बनाए थे, ऐसे कुछ ओवरी की संरचना थी, फीमेल में 2 ओवरी होता है, और देखो ये ओवरी में सेल बन जाते हैं। ये ओवरी में जो सेल है एक लेयर्स होती है ओवरी में, यानी अंडाशय में लेयर्स होता है, और इस लेयर को बोलते हैं जननी उपकला लेयर। इस लेयर को बोलते हैं जननी उपकला लेयर, जननी उपकला, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम। अब देखो ये जर्मिनल एपिथेलियम कोशिकाओं से बनी होती है, ये जो लेयर्स होता है वो किसकी बनी होती है, कोशिकाओं की, और ये कोशिका कहलाता है मूल जन्म कोशिका। इस कोशिका को बोलते हैं मूल जन्म कोशिका, मूल जन्म कोशिका, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीमोर्डियल
सेल, प्रीमोर्डियल सेल, मूल जनन कोशिका। देखना कैसे बन रहा है कि ये ओवरी होता है, फीमेल में 2 ओवरी है और ओवरी की जो आंतरिक संरचना है वो कुछ लेयर से बना होता है और वो लेयर कहलाता है जननी उपकला यानी जर्मिनल एपिथेलियम। इस जर्मिनल एपिथेलियम में जो कोशिका यानी जर्मिनल एपिथेलियम ये लेयर जिन कोशिका का बना होता है उस कोशिका को बोलते हैं मूल जनन कोशिका, प्रीमोर्डियल सेल। अब ये कोशिका होता है, अब इन कोशिकाओं में वृद्धि होने लगती है, इन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होती है। ये जो कोशिकाएं हैं, जो कोशिकाएं बनी हुई हैं, इन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होना शुरू हो जाता है और समसूत्री विभाजन होकर ये कोशिका, सारे कोशिकाएं 2 हैं, सब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। अब इन कोशिकाओं में, प्रीमोर्डियल कोशिकाओं में क्या होता है? समसूत्री। ये मान लो प्रीमोर्डियल कोशिका है और प्रीमोर्डियल कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है और जब प्रीमोर्डियल कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है ये 2 यानी इन कोशिकाओं, अगर हम एक कोशिका ऐसे ले रहे हैं यहाँ से, अब इन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है तो ये कोशिका समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। और देख लो कि ये जब बच्ची माँ के गर्भ में पल रही होती है उस समय उसमें जो ये कोशिकाओं का, प्रीमोर्डियल कोशिका जो होती है करोड़ों में बनती है और जैसे करोड़ों में बनने के बाद जब वो बच्ची जन्म लेती है और जन्म लेने से लेके यौना आरंभ तक यानी प्यूबर्टी एज तक आते समय प्रत्येक ओवरी में 60,000 से 80,000 ही फॉलिकल्स बच जाते हैं, पुटिकाएं बच जाती है यहाँ और पूरा बीच में क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और इस 60,000 से 80,000 में भी जितना, अगर कोई लेडीज है, मान लो अगर किसी लेडीज का, किसी बच्ची का एज शुरू होता है प्यूबर्टी एज 11 से लेके 13 वर्ष में, तो 11 से लेके 45 वर्ष की उम्र में जब तक वो बच्चे को जन्म दे सके यानी जब तक उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रहे उस समय तक केवल 400 से लेके 500 ही फॉलिकल काम करते हैं यानी ओवम का निर्माण करते हैं, बाकी ऐसे ही खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। समझ में आ गया? यानी जब वो बच्ची अपनी माँ के गर्भ में पल रही है उस समय तो जो सेल का निर्माण हुआ, oogonia सेल का निर्माण हुआ, उस oogonia सेल करोड़ों में बने थे और करोड़ों में बनने के बाद जब वो जन्म लेती है और प्यूबर्टी एज आता है उस समय तक प्रत्येक ओवरी में कितने बच जाते हैं? 60 से 80,000 और इस 60 से 80,000 में काम कितने करते हैं? 400 से लेके 500 पूरे जननी जीवन में, यानी जब तक वो जनन करने की क्षमता रखती है तब तक कितने फॉलिकल्स काम करते हैं पूरे लाइफ टाइम, जनन के लाइफ टाइम में जब तक वो जनन कर सकती है 400 से लेके 500। ये याद रखना। अब क्या होता है कि ये जो मूल जनन कोशिका है, मूल जनन कोशिका यानी प्रीमोर्डियल सेल में समसूत्री विभाजन होने लगता है। एक इनमें कोशिकाएं वृद्धि करने लगती है और वृद्धि करके बनाती है, हम एक कोशिका को लेकर चल रहा है, पूरी कोशिका को लेकर चलेंगे नहीं, एक कोशिका को लेकर चलते हैं, तो ये वृद्धि करके, और मैं बताई थी कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या बदलता नहीं है, केवल कोशिकाएं बदलती है, बढ़ती है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, तो इसे बोलेंगे oogonia। इस सेल को क्या बोलेंगे? oogonia, जननी कोशिका। इसको बोलते हैं क्या? जननी कोशिका या जनन कोशिका। अच्छा रहेगा क्या? जनन कोशिका। देखा? अब ये प्रीमोर्डियल, ये क्या था? मूल जनन कोशिका। मूल जनन कोशिका, मूल जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ। यहाँ कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन हुआ और समसूत्री विभाजन होकर ये जो 2 सेल बनाए और 2 सेल बनाने के बाद इस सेल का नाम हो गया oogonia, जनन कोशिका। पुनः इस oogonia में अब हम क्या करें? एक oogonia को लेकर चलेंगे। अब इस oogonia में पुनः क्या होता है? पुनः समसूत्री विभाजन होता है, इनमें पुनः समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन करके ये बनाता है प्राइमरी oocyte, प्रथम
कोशिका। ये क्या बनाता है? प्राइमरी, ये बन गया प्राइमरी oocyte। ध्यान से समझना इसको, प्राइमरी oocyte। हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक अंडक। क्या बोलते हैं इसको? प्राथमिक अंडक। यानी अब ये oogonia से पुनः समसूत्री विभाजन किया और समसूत्री विभाजन करके क्या बना लिया? प्राइमरी oocyte। अब जब प्राइमरी oocyte बन जाता है, यानी ये प्राइमरी oocyte की कोशिकाएं बन गई, तब इसमें क्या होता है? कुछ लेयर्स, अब ये प्राइमरी oocyte, अब ये है प्राइमरी oocyte। और जब प्राइमरी oocyte जैसे ही बन जाती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन, और ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो गया, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट तो शुरू हो जाता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता है। वो प्रोफेज फर्स्ट में, मैं बताई थी कि अर्धसूत्री विभाजन की 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये प्रोफेज फर्स्ट में अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, प्रक्रिया चल रही है लेकिन प्रोफेज फर्स्ट तक जाते जाते इसमें प्रक्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जानते हो क्या, मतलब एक से कितने सेल बनते हैं? 2, और गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तब ये ऐसे बन गया। अब प्राइमरी oocyte जो बना है, इन प्राइमरी oocyte में मैं बताई कि अभी अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट नहीं हो रहा, यानी अभी ये 2 में नहीं बटेगा, 2 में नहीं बटेगा, यानी अभी ऐसे ही रहेगा। और इस पर क्या होगा? फॉलिकल्स का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। इसमें कुछ लेयर्स का निर्माण होना, कुछ कोशिकाओं के लेयर्स का निर्माण होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। और जब कोशिकाओं का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, ये पूरी कोशिकाएं बन जाती हैं, ये बनती हैं, तब इसको बोलते हैं फॉलिकल्स। तब इसका नाम क्या हो जाता है? फॉलिकल्स। और ये फॉलिकल्स कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल्स, यानी प्राथमिक ऊतक। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स। अब देखो, यही अभी अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट नहीं हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन भी बाद में कंप्लीट होगा। फिर यही प्राइमरी फॉलिकल्स, मैं इसे थोड़ा बाहर बता रही हूँ, फिगर वाला बताऊंगी पूरी तरह से। यही प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होता है? कुछ और कोशिकाओं के लेयर से क्या हो जाता है? ढक जाता है। ऐसे लेयर्स बन के इसके ऊपर और कोशिकाएं बन जाती हैं। और जब कोशिकाएं बन जाती है, अभी देखो ये अंदर प्राइमरी oocyte है, ये कोशिका कौन है? प्राइमरी oocyte। और जब ये पूरी कोशिकाओं से कई कोशिकाओं का लेयर बन जाता है, तब इसे बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब इसका नाम क्या हो गया? सेकेंडरी फॉलिकल्स। पुनः सेकेंडरी फॉलिकल्स भी कई और ज्यादा लेयर से घिर जाती है, और ज्यादा लेयर से घिर गए। अब देखना, ऐसे ये लेयर तो था ही, अब इसके ऊपर बहुत लेयर हो गए, बहुत सारे कोशिकाओं का लेयर हो गया। और इसकी खास बात है कि इसमें एक और ऐसे बीच में तरल पदार्थ गुहा हो जाता है, जिसको बोलते हैं एंड्रम। जिसको क्या बोलते हैं? एंड्रम। और एंड्रम का निर्माण कब होता है? जब वो टर्शियरी फॉलिकल बन जाता है, यानी सेकेंडरी फॉलिकल्स किसमें अब चेंज हो गया? अब इसे कहेंगे टर्शियरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और इसके बाद टर्शियरी। और टर्शियरी फॉलिकल का मेन खास बात क्या है? इसमें गुहा बन जाता है, तरल गुहा, जिसको बोलते हैं एंड्रम। जैसे ही एंड्रम जिसमें बन गया उसको बोलेंगे टर्शियरी फॉलिकल। और अभी तक ये क्या है? प्राइमरी oocyte है। इसके अंदर भी क्या बना है? प्राइमरी oocyte। अभी इसमें क्या? मियोसिस फर्स्ट, यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ। अब जाके यहाँ से क्या होगा? कंप्लीट होगा। और यहाँ से ये जाएगा और इसमें ये टर्शियरी फॉलिकल्स चेंज हो जाएगा मैच्योर फॉलिकल्स में।
किसमें चेंज हो जाएगा? मैच्योर फॉलिकल्स में। देखना ये कैसा होता है, और इसमें क्या होगा? विभाजन। अब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन प्रथम क्या हो जाएगा? शुरू तो हुआ था लेकिन यहाँ पे आगे कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे कंप्लीट होके ये प्राइमरी oocyte दो भागों में बट जाएगी। यानी ये देखना, ये पहले ऐसे बना लो, अब ये दो भागों में बट गई, एक छोटा सा सेल और एक बड़ा सा सेल। प्राइमरी oocyte दो भागों में कंप्लीट हो गए, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल, और इसके ऊपर ये लेयर्स है, इसके ऊपर क्या है? लेयर्स है। और जब ये लेयर्स बन गए और जो बना है इसको बोलेंगे, अब बोलेंगे सेकेंडरी, अब इसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। और ये जो छोटा सा एक और कोशिका में विभाजन हुआ है, अब ये यन हो गया। अब ये जो छोटा सा कोशिका में विभाजन हुआ है, इस कोशिका को हम बोलेंगे प्रथम पोलर बॉडी, यानी फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये सेकेंडरी oocyte और ये फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? कंप्लीट होता है। यहाँ पे पूरा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट होता है और इनके बीच में एक ऐसे लेयर्स, खाली लेयर्स बन जाती है जिसे बोलते हैं जोना पेलुसिडा। इसको क्या बोलते हैं? इस लेयर को बोलते हैं जोना पेलुसिडा, इस लेयर को। अब देखो, अब इसके बाद यहां से ये क्या होगा? फॉलिकल्स फट जाएंगे, और फटने के बाद ये ओवरी से क्या होगा? बाहर निकलेगा। यानी ओवरी से बाहर निकलेगा सेकेंडरी oocyte। कौन निकलेगा? सेकेंडरी oocyte। हमेशा याद रखना कि ओवरी से बाहर ओवम नहीं निकलता है, ओवम का निर्माण फॉलिकल वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब क्या होगा? ये फटेगा, और फटने के बाद यहाँ से क्या होगा? ये बाहर निकलेगा, और बाहर निकल के कहाँ जाएगा? ये फैलोपियन ट्यूब बाहर निकलेगा। तो फैलोपियन ट्यूब में मैं बताई थी कि यहाँ पे क्या होता है? फिम्बरी। ये फिम्बरी में जाके फंस जाएगा, और ये फर्स्ट पोलर बॉडी नष्ट हो जाता है। ये फर्स्ट पोलर बॉडी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, और ये जाके यहाँ पर क्या होगा? फंस जाएगा। इसमें जो सेकेंडरी oocyte है, द्वितीय अंडक जाता है। फैलोपियन ट्यूब में कौन जाता है? द्वितीय अंडक। ये जाके यहाँ फिम्बरी में फंस जाएगा, और ये जो खाली पड़ा हुआ है ये यहाँ पर यही ओवरी में रुक जाता है। खाली पड़ा हुआ पदार्थ ये क्या होता है? फॉलिकल्स यही ओवरी में रुक जाएगा। और जैसे अब देखो, जब ये सेकेंडरी oocyte, अब सेकेंडरी oocyte कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे। जब सेकेंडरी oocyte यहाँ पे पहुंचेगा फैलोपियन ट्यूब में, ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। जब सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, यानी द्वितीय अंडक पहुंचता है कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में, तब यहाँ इधर से क्या आएगा? स्पर्म। अब इधर से स्पर्म आएगा, और जब स्पर्म आएगा और इस सेकेंडरी oocyte से मिलेगा, जैसे ही स्पर्म उसके अंदर प्रवेश करता है और सेकेंडरी oocyte से मिलता है, उसी समय उसमें विभाजन शुरू हो जाता है। क्या? अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। अब यहाँ पे अर्धसूत्री, जब स्पर्म मिलेगा तभी अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड शुरू होगा। अब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा? सेकेंड शुरू हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड शुरू होगा, और सेकेंड शुरू होगा तो ये दो भागों में, और मैं बताई थी कि अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड हमेशा समसूत्री विभाजन के जैसे ही चलता है। तो फिर ये कितने में बढ़ जाएगा? ये बढ़ जाएगा 2 में, और ये जो एक बड़ा और एक छोटा, तो छोटा जो बना उसे कहेंगे सेकेंड पोलर बॉडी। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड पोलर बॉडी, और इसको बोलेंगे ओवम। इसको क्या बोलेंगे? ओवम। यानी ओवम का निर्माण कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निर्माण होता है फैलोपियन ट्यूब में। कभी अंडाणु ओवरी से नहीं निकलता है, अंडाणु जाके बनता है फैलोपियन ट्यूब में। अगर लेकिन स्पर्म मिलेगा तब, अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो ये सेकेंडरी oocyte ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। अंडक कभी नहीं आता है, और एक टाइम में सिर्फ एक अंडक का ही क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये काफी डीपली है, लोग कहने के लिए तो कह देते
स्पर्म से मिल जाता है, लेकिन क्या निकलता है, सेकेंडरी oocyte निकलता है, यानी द्वितीय अंडक निकलता है, और वहां जाके अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड क्या करता है, कंप्लीट करता है। वो भी कैसे, जब वो स्पर्म से मिलता है तब। जब तक वो स्पर्म से नहीं मिलता है तब तक उसमें कोई सेकेंडरी oocyte नहीं चेंज होता है, किसमें, ओवम में, अंडाणु में चेंज नहीं होता है। और जैसे ही मिल जाता है वो तुरंत अंडाणु में चेंज हो जाता है, और अंडाणु और स्पर्म मिलकर क्या बना लेते हैं, जाइगोट, और जाइगोट आके यूट्रस में क्या हो जाता है, अंतरोपित हो जाता है, यानी प्रत्यारोपित हो जाता है, जिससे नए शिशु का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर स्पर्म उससे नहीं मिला तो उस साइड ऐसे ही, और जाकर जो यूट्रस का लास्ट लेयर है एंडोमेट्रियम, वो लेयर क्या होगा, टूट जाएगा। जो एक्साइटेड है कि जाइगोट आने वाला है, सारा अपना बनाया है, क्योंकि इधर जो फाल्केस था वो फाल्केस चेंज किस में होता है, कार्पस ह्यूमोरेजियम, और कार्पस ह्यूमोरेजियम चेंज होता है कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम चेंज होता है कार्पस एल्बिकेंस, और कार्पस ल्यूटियम जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य करता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य करने के मतलब उसमें से हार्मोन्स निकलता है। और फीमेल में कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, और वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम लेयर को एक्साइट करता है कि जाइगोट आने वाला है, उसको स्थापित करने की आप घर बना लीजिए। और जैसे ही जाइगोट नहीं मिलता है वो क्या होता है, टूट जाता है एंडोमेट्रियम, ये भी कार्पस ल्यूटियम भी टूटने लगता है। तो जब वो टूटेगा तो हार्मोन्स नहीं निकलेगा, और जब हार्मोन्स नहीं निकलेगा तो एंडोमेट्रियम लेयर एक्साइट नहीं होगी और वो टूटने लगती है, और टूटने के साथ ये सेकेंडरी oocyte भी ब्लड के रास्ते से, यानी ब्लड के माध्यम से, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कभी ओवम नहीं निकलता है। अगर ओवम बन गया तो इसके मतलब क्या है, वो स्पर्म से मिल चुका है तब वो ओवम बनता है। केवल बन जाता है सेकेंडरी oocyte ही कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो ये काफी डीपली है, इसको समझाना ऐसे आसान है। लोग तो बोल देते हैं कि 14वें दिन क्या होता है, ओवम निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, लेकिन ओवम नहीं निकलता है। कौन निकलता है, सेकेंडरी oocyte, यानी द्वितीय अंडक निकलता है। अब इसको एक बार समझ लो। ये देखो थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन नाम याद रखोगे तो यही चीजें लिखना है तुम लोगों को। अब देखो पहले इस फिगर से समझ लो क्या है। ये देखो, ये ओवरी की दीवार है, ये ओवरी की दीवार है जिसको बोलते हैं जननी उपकला। इसको क्या बोलेंगे, जननी उपकला। जननी उपकला जिन कोशिकाओं से बनी होती है उन कोशिकाओं में, अब मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका का ये जो कोशिका है उस कोशिका को बोलते हैं मूल जनन कोशिका। इसको बोलेंगे क्या, मूल जनन। इसी से उत्पत्ति होती है, और ये कहाँ बन गया रहता है, ये बन गया रहता है माँ के गर्भ में। उस बच्ची के माँ के गर्भ, जो बच्ची गर्भ में पल रही है उसी समय, जन्म के बाद किसी भी ओवोनिया का निर्माण नहीं होता, याद रखना। अब क्या है, ये मूल जनन कोशिका, मूल जनन कोशिका में विभाजन होता है समसूत्री। अब ऐसे फिगर के थ्रू हम लोग समझ जाएंगे ताकि तुम लोग को याद हो जाए। समसूत्री विभाजन हो गया, और समसूत्री विभाजन हो गया, ये क्या बनाया, कोशिका बनाया, और गुणसूत्र 46 है। इसको बोलेंगे कोशिका को oogonia, और ये oogonia करोड़ों में बनता है उस बच्ची के अंदर जब वो गर्भ में पल रही होती है। अब इस oogonia में पुनः क्या होता है, अब इस oogonia में पुनः समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। और ये समसूत्री विभाजन जब होता है तो ये बनता है, ये 2 सेल बनाता है, यहाँ भी गुणसूत्र वही रहेगा, और इसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte। ध्यान देना, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte। इसको प्राइमरी oocyte मतलब प्राथमिक अंडक, क्या बोलेंगे, प्राथमिक अंडक।
यहाँ तक हो गया। अब प्राइमरी oocyte जाएगा विभाजन के लिए, अर्धसूत्री विभाजन के लिए। अब यहाँ से हम एक ले रहे हैं, अब इसमें क्या शुरू हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, विभाजन फर्स्ट शुरू तो हो जाएगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट ये शुरू हो रहा, और जब अर्धसूत्री विभाजन का प्रथम फेज चल रहा होता है, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज तक जाएगा और प्रोफेज फर्स्ट में जाके ये अवरुद्ध हो जाता है, कुछ और निर्माण करने लगता है। और जब ये निर्माण करने लगता है तब क्या होगा, अब देखो ये 2n ही प्राइमरी oocyte थी, प्राइमरी oocyte के ऊपर क्या होने लगता है, जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन शुरू करता है, इस oocyte के अंदर क्या होगा, oocyte के ऊपर ऐसे कोशिकाओं का लेयर बन जाता है, कोशिकाओं का लेयर बन गया। अब जब कोशिकाओं का लेयर बन गया तब इसका नाम देखना, इस जब कोशिका का लेयर इसके ऊपर बन जाता है तब इसका नाम हो जाता है क्या, प्राथमिक, यानी इसका नाम हो गया प्राइमरी फॉलिकल्स। फॉलिकल्स देखना नाम कैसे चेंज हो रहा है। अब प्राइमरी फॉलिकल्स को बोलते हैं प्राथमिक, प्राथमिक ऊतक, वो अंडक था। जब इस लेयर को क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या है, ये प्राइमरी oocyte अंडक है, लेकिन उसके ऊपर लेयर बन गया कोशिकाओं का, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। ये प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर और सारे कणिका में कोशिकाओं का लेयर बनने लगता है। अब देखो इसके ऊपर क्या होता है, और सारे कणिका में लेयर का, कणिका में कोशिकाओं का लेयर बनने लगता है। ऐसे लेयर्स बन जाते हैं, और जब ये लेयर्स बन जाते हैं तब इसका नाम हो जाता है प्राथमिक ऊतक से, यानी प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स हो गया। सेकेंडरी फॉलिकल्स पुनः, अभी अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट नहीं हो रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल्स पुनः चेंज हो जाता है, और चेंज होकर इसके ऊपर और सारे लेयर्स बन जाते हैं, और बीच में एक लिक्विड वाला गुहा भी बन जाता है। देखना ऐसे, और इसके बीच में क्या हो गया, एक लिक्विड वाला गुहा भी बन गया। अब इनके ऊपर ये कणिका में कोशिकाओं का क्या हो गया, लेयर तैयार हो गया। लेयर तैयार हुई, और जब लेयर तैयार हुआ तब इसको बोलेंगे टर्शियरी, टर्शियरी फॉलिकल्स। टर्शियरी फॉलिकल्स हो गया। और जो ये गुहा बना इसको बोलते हैं एंड्रम, इसको क्या बोलते हैं, एंड्रम। यही पहचान है टर्शियरी फॉलिकल से। टर्शियरी फॉलिकल में जाके एंड्रम का क्या होता है, निर्माण होता है। अब ये टर्शियरी फॉलिकल, इसके बाद इसमें अर्धसूत्री विभाजन क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, और ये मैच्योर, ऐसे एक मैच्योर क्या बन जाएगा, इसी के साथ एक छोटा सा ये डिवाइड हो जाए। अब जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होगा तो ये कोशिका कितने भागों में बढ़ जाएगी, यानी प्राइमरी oocyte कितने भागों में बढ़ गई, 2 भागों में, एक बड़ा और एक छोटा। ऐसे अब इनके ऊपर ये लेयर है, एक बड़ा और एक छोटा बन गए। इसको बोलेंगे मैच्योर फॉलिकल्स, परिपक्व फॉलिकल्स। ये तैयार हो गए, और ये जो बना है इसमें 2 से एक प्राइमरी oocyte कितने में चेंज हो गया, 2 में, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी oocyte। और जब सेकेंडरी oocyte बनता है द्वितीयक अंड, और इसी के साथ डिवाइड होकर, और ये क्या हो गया, यन और यन, तो इसको बोलेंगे प्रथम पोलर बॉडी, यानी प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी। समझ गया। और ये कौन सा फॉलिकल्स हो गया, ये मैच्योर परिपक्व फॉलिकल्स हो गया, इसको बोलेंगे मैच्योर फॉलिकल्स। यानी टर्शियरी के बाद ये फॉलिकल्स कैसा हो गया, मैच्योर हो गया, और मैच्योर होने के बाद बीच में लेयर्स भी बन जाता है, बीच में क्या हो जाता है, लेयर बन जाता है। इस लेयर को बोलते हैं जोना पेलुसिडा, पेलुसिडा बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। अब क्या होगा, ये ओवरी से, अब ये ओवरी से बाहर निकलेगा। अब मैं यहाँ फिगर बना रही हूँ, तुम लोग देखे ऐसे क्या होता है, ये
यूट्रस की क्या है संरचना है। ये और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये फिमरी है और यहाँ पे क्या है ये ओवरी है, और ये ओवरी में ही सारी संरचना बन रही है। ध्यान देना तुम लोग, ये सारी संरचना कहाँ बन रही है, इस ओवरी में, और ओवरी में बनकर क्या तैयार हो गया, सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया, और उसी के साथ ये क्या बना है, ये पोलर बॉडी बना है। तो पोलर बॉडी नष्ट हो जाता है, पोलर बॉडी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और ओवरी क्या होता है, ओवरी एक तरह से एक जगह से फट जाती है, ये ओवरी जो है एक जगह से क्या होगी, फट जाएगी, और ये सेकेंडरी oocyte जो बना है, सेकेंडरी oocyte ये फिमरी में जाकर क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। और जब सेकेंडरी oocyte फिमरी में फंसेगा तो इसके बाद ये कहाँ जाएगा, इसके बाद, और ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब पहले से तुम जानते हो, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा, और जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, इसका नाम क्या है, सेकेंडरी oocyte। देखो ओवरी से कौन निकला, सेकेंडरी oocyte, अंडर ओवम नहीं निकला है, द्वितीयक अंडक निकला है। अब ये जाता है तो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा क्या, और कहाँ आएगा, एम्पुला स्थिमा जंक्शन पे। मैं बताई थी कि मिलन कहाँ होता है स्पर्म और ओवम का, एम्पुला स्थिमा जंक्शन। अब जैसे ही सेकेंडरी, यहाँ पे भी क्या आया है, सेकेंडरी oocyte, और जब यहाँ आता है तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड शुरू हो जाती है, और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में बताई थी समसूत्री विभाजन के जैसे ही होती है। तो यहाँ पे जब सेकेंडरी oocyte आई और इधर से क्या गया है, स्पर्म, इधर से गया स्पर्म, और जैसे ही स्पर्म जाकर इससे मिलता है तब इसमें क्या होता है, सेकेंडरी यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कंप्लीट होता है, और ये कितने में बढ़ जाता है, ये बढ़ गया 2 कोशिका में, एक बड़ा कोशिका और एक छोटा। बड़े कोशिका को बोले ओवम, बड़े कोशिका को क्या बोले, ओवम। अब इसको बोलेंगे अंडाणु, अब इसको क्या बोलेंगे, अंडाणु या एग, यानी ओवम, और छोटा का बोलेंगे सेकंड। फर्स्ट पोलर बॉडी तो यहाँ बन चुका था, अब क्या यहाँ बना, सेकंड पोलर बॉडी, और ये भी नष्ट हो जाता है। इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं रहती है, लेकिन ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है। अब क्या होता है, ओवम से मिल गया है क्या, इस पर, और जाके जाइगोट का निर्माण, इसका न्यूक्लियस इसमें चला जाता है, न्यूक्लियस ही तो जाता है, तो इसका स्पर्म का क्या होता है, स्पर्म का यहाँ पे ओवम से मिलन हो गया, और मिलन होने के बाद क्या बन गया, जाइगोट। अब ये क्या बन गया, जाइगोट, और जाइगोट आके इसके एंडोमेट्रियम लेयर से चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो उस समय से क्या होगा, उस महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी, क्योंकि ओवम बनेगा ही नहीं। अब ओवम नहीं बनेगा तो क्या होगा, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी नहीं, बंद हो जाती है। लेकिन कंडीशन क्या होती है, अगर ये स्पर्म नहीं मिला इससे, अगर स्पर्म गया ही नहीं, मान लो महिला अभी जनन नहीं करे, कोई सेक्सुअल मैटिंग नहीं है, तो क्या हुआ, अगर स्पर्म नहीं गया तो स्पर्म नहीं गया तो ये सेकेंडरी ओवम बनेगा नहीं, क्योंकि ओवम कब बनता है, जब वो स्पर्म से मिलता है। स्पर्म के मिलने से पहले ओवम का निर्माण नहीं होता है, तो ये सेकेंडरी oocyte ये नहीं बनेगा, और सेकेंडरी oocyte क्या होगा, सेकेंडरी oocyte आएगा यहाँ से, और जो इसका इंडोमेट्रियम लेयर एक साइड था बच्चे के लिए, हमारे पास वो जाइगोट आएगा, हम उसको पालेंगे, ये टूटने लगता है, क्योंकि जब ये इसमें से सेकेंडरी oocyte ओवरी से कहाँ चला गया, फैलोपियन ट्यूब में, तो ये क्या होता है, ये फॉलिकल्स बच जाते हैं, ऊपर वाले कवर फॉलिकल्स क्या होते हैं, बच जाते हैं, ये फॉलिकल्स ऐसे बच जाते हैं, और फॉलिकल्स बचने के बाद इसमें रक्त भर जाता है, इसमें क्या बन जाता है, ओवरी में, ये ओवरी में ही रह जाते हैं, और रक्त भर जाता है, और इसको बोलते हैं कार्पस हीमोरेजियम। क्या बोलते हैं, कार्पस, क्योंकि सेकेंडरी oocyte तो चला गया है यहाँ पे, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, जो बचा उसको भी बोलते हैं क्या, कार्पस हीमोरेजियम। और कार्पस हीमोरेजियम पुनः चेंज हो जाता है कि किसमें, कार्पस ल्यूटियम में, पुनः किसमें चेंज हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम में, और कार्पस ल्यूटियम जो होता है इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। उसके जाने के बाद ये सारे काम होते हैं। जब सेकेंडरी oocyte कहाँ चला गया,
फैलोपियन ट्यूब में। तो ये कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम अंतःस्रावी ग्रंथि के जैसे कार्य करने लगता है और इससे हार्मोन निकालने लगता है। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन हार्मोन किसको एक्साइट करती है? यहाँ एंडोमेट्रियम लेयर को, कि जल्दी से तुम अपना तैयार हो जाओ क्योंकि यहाँ से जाइगोट जाने वाला है। तो जब नहीं जा पाता है, क्योंकि उसको थोड़ी ना पता है कि स्पर्म आया कि नहीं आया, वो तो अपना काम कर रहा है भाई, उस साइड सेकेंडरी उस साइड को भेज दिया फैलोपियन ट्यूब में और अपना काम शुरू कर दिया कि हमको क्या करना है, हार्मोन निकालना है। अब ये हार्मोन कार्पस ल्यूटियम निकालने लगता है और कुछ देर बाद इसको बहुत उदास हो जाता है। ये जब क्या नहीं होता है, स्पर्म यहाँ नहीं गया रहता है, तब ये हार्मोन निकालता है, एक चरम सीमा तक निकालता है और जैसे इसको पता चलता है कि स्पर्म नहीं आया, फिर अपने आप को तोड़ने लगता है। ये अपने आप को क्या कर लेता है? तोड़ने लगता है और तोड़कर फिर एक ऐसी संरचना बना लेता है जिसको बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। और जब तोड़ता है तो संकेत मिल जाता है किसको? ओवरी के एंडोमेट्रियम लेयर को, क्योंकि हार्मोन जाता ही नहीं है वहां पे, क्योंकि हार्मोन तो यही बनाएगा ना। जब हार्मोन यहाँ पे नहीं जाएगा तो इसको संकेत मिलने लगता है कि भाई जो बना रहा है वो टूट मर गया, अब यहाँ पे नहीं आती है। यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर भी समझ जाता है कि क्या है, अब जाइगोट नहीं आने वाला, और नहीं आने वाला है तो ये अपने आप को गुस्सा के तोड़ देता है। सब तोड़ देता है, सारे लेयर को क्या कर देता है? तोड़ देता है। जितनी कोशिकाएं एक्साइट थी वो सारी क्या हो जाती है? टूट जाती है। और किसी चीज जब कुछ भी टूटता है तो ब्लड निकलता है, और जब ये टूटता है तो इधर जो सेकेंडरी ओसाइट ऐसे आ जाता है और ब्लड के माध्यम से यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया? यानी 28वें दिन तक ये सारी प्रक्रिया क्या होती है? शुरू होती है। यानी सेकेंडरी ओसाइट का उत्सर्जन तो होता है 14वें दिन। मैं बताई थी कि सेकेंडरी ओसाइट का उत्सर्जन कब होता है? ओवरी से 14वें दिन, और 14 गुना 28 यानी 14 दिन ये प्रक्रिया होने में क्या हो जाता है? लग जाता है। और 28वें दिन तक जब उसको नहीं मिलता है तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल ग्रुप में क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है क्या? oogenesis। पूरी प्रक्रिया कौन सी है? oogenesis। ऐसे एक फीमेल में ओवम का क्या होता है? निर्माण होता है। देखो ये